फोर्थ ऑर्बिट के लिए हमने निकालने के लिए दिया था वेलोसिटी, फोर्थ ऑर्बिट, अच्छा हाइड्रोजन का फोर्थ ऑर्बिट तक आपको मैंने वेलोसिटी निकालने के लिए दिया था, है ना। आपने निकाला होगा तो देखिए ऊपर अपने 1 रखा होगा, नीचे आपने n का वैल्यू 1 रखा होगा पहले ऑर्बिट के लिए, फिर ऊपर फिर z का 1 ही रखा होगा क्योंकि हाइड्रोजन है, नीचे आपने रखा होगा n का वैल्यू 2, फिर रखा होगा 1, फिर रखा होगा नीचे 3, फिर 1 और 4। ऐसा आपने जब किया होगा तो थोड़ा एक चीज दिखाते हैं आपको, देखिए जब पहले ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट की बात आप कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आप काम कर रहे होंगे, तो आपने लिखा होगा 2.188 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, यही है आपका मीटर पर सेकेंड, यूनिट है आपके वेलोसिटी का। जेड बाई एन का वैल्यू अगर हम रखें पहले ऑर्बिट के लिए, तो हम हाइड्रोजन के लिए अगर काम कर रहे हैं तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और हाइड्रोजन नीचे एन का वैल्यू भी 1, इसका मतलब ये वैल्यू 10 का 10 रह जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर हम यही बात सेकेंड ऑर्बिट के लिए करें तो ये तो वैल्यू आपका सेम है, इंटू 10⁶ इंटू ऊपर जेड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या कितना होता है 1, और नीचे n का वैल्यू यानी ऑर्बिट की संख्या 2, ये 1/2 मतलब इसका आधा हो गया ना आधा। यही बात थर्ड ऑर्बिट, हाँ 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 पॉइंट में भी रख सकते हैं, पॉइंट में क्यों नहीं रख सकते, ये वैल्यू कितनी बड़ी है देख रहे हैं। हाँ एक वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ना, पूरा डेसिमल नहीं हटाना है, इतने बड़े वैल्यू को पूरे डेसिमल में नहीं हटाना है। 10⁶ इंटू 1/3 ऐसा कर सकते हैं जेड बाई एन में, जेड का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू 3 है थर्ड के लिए। फोर्थ के लिए अगर देखेंगे तो ये वैल्यू इंटू 1/4, यानी आप देख रहे हैं जो वेलोसिटी आपने वैल्यू लिखा था फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में उसका आधा 1/2 करने का मतलब क्या हो गया आधा, थर्ड ऑर्बिट में 1/3 मतलब एक तिहाई हो गया, फोर्थ ऑर्बिट में 1/4 यानी चौथे भाग हो गया, 1/4 भाग में चला गया। जैसे जैसे आप ऑर्बिट में आगे बढ़ते जा रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए बैठा सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव या प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना स्पीड से ही दौड़ेगा। जैसे जैसे ये दूर जा रहा है अट्रैक्शन इसकी क्या होते जा रही है, यानी आकर्षण क्या होते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है तो इसकी गति डिस्टेंस बढ़ जा रही है और गति कम रखते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा होगा, डिस्टेंस भी बढ़ गया, जैसे ऑर्बिट का साइज बढ़ा तो क्या हो गया डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ गया और स्पीड भी बढ़ता तो टाइम सेम सेम लगता। लेकिन आप देख रहे हैं अगर डिस्टेंस बढ़ गया लेकिन स्पीड कम होते जा रहा है तो टाइम पीरियड में समय ज्यादा लगेगा, है ना। ये बात हम लोग आगे भी देखेंगे। तो ये बात आपके चारों ऑर्बिट के लिए यही आपका क्या है वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। ये मैंने आपको सिंपली निकालने के लिए दिया था, इतनी बात आपको रेडियस निकालने समझ में आ गया होगा। जी सर। नहीं, यहाँ के लिए अभी नहीं लिखेंगे, लिखेंगे जब कैलकुलेशन हमको करना होगा ना तब हम लिख देंगे, जब हमको ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है ना, क्वेश्चन दे रखा ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है, तो वहां पर हम वैल्यू अप्रॉक्स अप्रॉक्स कैलकुलेट करने के ऑप्शन हमें मैच करना है तो हम वहां रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें पता नहीं ऑप्शन, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताना है तो यही रहने दीजिए, 88 को बहुत है तो खत्म कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी को रहने दीजिए, ठीक है। वेलोसिटी के बाद क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है, ठीक है। एनर्जी किसका निकालना है, ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन का कोई एनर्जी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को जिस ऑर्बिट में रहना है उसको अपना एनर्जी उतना करना होगा, ये ऑर्बिट का एनर्जी, इसीलिए उसका नाम था स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। बोर्ड ने क्या कहा था कि ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, है ना, स्थिर कक्ष कहते हैं उसे, उसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ऊर्जा का लेवल स्तर बना हुआ है वो, इसका मतलब उस ऑर्बिट का एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं है। उस ऑर्बिट में जिस इलेक्ट्रॉन को रहना है उतना उसको एनर्जी अपना रखना होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था वो बेंच वाला, अगर आपको फर्स्ट बेंच पे आना है तो आपको इतना नंबर होना चाहिए, सेकंड बेंच पे आना है तो इतना नंबर होना चाहिए, थर्ड बेंच पे आना इतना नंबर होना चाहिए।
यही बात आपको यहाँ पर एनर्जी के लिए काम की जा रही है। तो हम लोग एनर्जी फाइंड करने का प्रयास करते हैं। इसको मिटा दे, रहने देते हैं, ठीक। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में जब आप एनर्जी निकालते हैं, किसी भी ऑर्बिट में जब आप एनर्जी निकालते हैं, है ना, तो टोटल एनर्जी आपको निकालना है। टोटल एनर्जी कितना होता है? टोटल एनर्जी कितना होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का टोटल कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो सर मेनली हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो दो ही टाइप के ऊर्जा को या एनर्जी को कंसीडर्ड करते हैं, मान के चलते हैं। और वह दोनों ऊर्जा या वह दोनों एनर्जी आपका है, एक को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही दो। कोई पूछेगा कि आपका टोटल ऊर्जा कितना है, तो आप अपने भीतर का काइनेटिक एनर्जी और अपने भीतर का पोटेंशियल एनर्जी को नाप के बता देते, कहते बाकी भी एनर्जी होती है, ऐसा नहीं होती है, लेकिन उन सब का जो वैल्यू है, मान है, इतना कम रहता है कि हम उसको कंसीडर नहीं करते, मानते नहीं है। जैसे किसी वस्तु को आप छत पर से जब गिराते हैं और वो जब गिरता है तो उस पर क्या एक ही तरह का फोर्स, बल लग रहा होता है? नहीं, कई तरह के लग रहे होते हैं। जैसे आप उसको फेंक रहे हैं तो बीच में हवा है, हवा भी तो उसको रोक रहा होगा, फिर बीच में कोई और वस्तु है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा हमें अर्थ का दिखता है, मतलब धरती अपनी ओर जो खींच रही होती है उसको दिखता है, तो हम ग्रेविटेशन को कंसीडर्ड करते हैं और बाकी सबको नेग्लिजेबल कह के निकाल देते हैं। यही बात यहाँ पर भी है। जब आपको एनर्जी पूछा जाएगा तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दो मेन एनर्जी हैं आपके, जो आपको बताना होता है, बाकी सबको आप नेग्लिजेबल मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। यहाँ से पहले हम बता देते हैं आपको टोटल एनर्जी अभी निकालेंगे। तो टोटल एनर्जी किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी इज, यहाँ पर कंसीडर्ड करके हम लोग मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी को कहते हैं? हाँ, जब बॉडी मोशन में होता है उसके पास उस टाइम पर जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसे आप कहते हैं गतिजीय ऊर्जा, है ना। और एक को आप कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई बॉडी रुकी हुई रहती है, या ऐसा कह सकते हैं आप दो बॉडी के बीच में जो एनर्जी लगती है, दो बॉडी है उनके बीच में जो ऊर्जा लगती है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, स्थिर ऊर्जा आप कहते हैं, ठीक है। तो यही दो प्रकार की एनर्जी आपको अभी यहाँ पर देखना है कि इस ऑर्बिट के लिए, या आप ऑर्बिट के जगह आप इलेक्ट्रॉन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात जानकर रखना है कि सर ऊर्जा यानी एनर्जी ऑर्बिट की होती है, इलेक्ट्रॉन के नहीं होती। लेकिन हम लोग उसके जगह पर, जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट बेंच पर बैठाने वाले का नंबर 90 नंबर होना चाहिए, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये टॉपर है, इंडिकेट तो उसी को कर रहे हैं। यही बात यहाँ पर भी है, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस सेल में होगा उसी सेल का एनर्जी तो बता रहे हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहला कहानी हम लोग करते हैं किसका? काइनेटिक एनर्जी का। किसी भी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपने पर रखा होगा, है ना। तो हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? हाफ मास वेलोसिटी के स्क्वायर से गुना करते हैं। अब आपको पता है कि सर यहाँ पर वेलोसिटी को हमें हटाना होगा एनर्जी निकालने के लिए ना, पता है आपको। तो देखिए यहाँ आइए, सॉरी यहाँ आइए, एक पेज ज्यादा पढ़ा दिया। देखिए यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का मान आपने क्या रखा है? रखा है? नहीं भी रखा है तो आपको हम एक जगह से और निकाल के आपको दिखा सकते हैं, है ना। आप यहाँ पर देखिए हमने वेलोसिटी के लिए क्या, हमको क्या करना, हाफ एम वी स्क्वायर रखना है ना। तो हम v के जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, यही तो v का वेलोसिटी है। तो हम इसको डायरेक्टली उठा के वहां पर रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका, के ई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर बाई एच, हाफ एम, v का वैल्यू कितना था, के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच इंटू जेड बाई एन, इसका स्क्वायर,
क्योंकि वी स्क्वायर है ना अपना वैल्यू, वी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। जब इसको लिखेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा आपके वैल्यू में, तो हाफ एम के का स्क्वायर ई के पावर 4, 2 पाई स्क्वायर का 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा एच स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एच स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हमको थोड़ा सा डाउट बुझा रहा है, एक बार हमको ट्राई कर लेते हैं। एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर, एन एच बाई 2 पाई एम, आर का वैल्यू कितना होता है के जेड ई स्क्वायर, एम आर का वैल्यू होता है के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर के बाद क्या है 2, आर में देखिए आर में अरे भैया आर का वैल्यू हम कह रहे हैं, तुम लोग भी का, हम आपको क्या कह रहे हैं देखने के लिए, ये आर का वैल्यू क्या था एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये आपको देखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। इसको छोड़ो, मिटाएंगे नहीं, इसको दोबारा लिखेंगे। देखिए आप लोग अभी नोट क्यों कर रहे हैं, देखिए एन बाई एच था अपना, आर का वैल्यू कितना था अपॉन में था, ऊपर चला जाएगा, ये था, यही था ना 4 पाई स्क्वायर एम के जे, यही था ना आपका। तो हम देखिए एन एच बाई 2 पाई एम आर की जगह आर का वैल्यू रखा, जिसमें एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर उस बाकी को ऊपर किया है। हाँ देखो 2 पाई से एक पाई खत्म, एक एन से एक एन खत्म, एम से एक एम खत्म, एक एच से एक एच खत्म, हमारे पास बचा क्या के जेड ए स्क्वायर, एक एक ये भी बचा होगा ना पाई, पाई 2 भी बचा होगा, 2 पाई ये बचा होगा, अपॉन में देखो एन कैंसिल एच कैंसिल 2 का 2 पाई का पाई एम कैंसिल के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये आगे किसका वेलोसिटी, वेलोसिटी का वैल्यू देखो हमने यही रखा है क्या के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एन और एच, ठीक, यही बात चेक कर रहे थे, हमको डाउट थोड़ा समझ में आ रहा था इसीलिए सही रखा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हाफ एम, इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ई टू द पावर 4 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन
एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यही आएगा। फिर से देखा जाए इस सब में से आपको क्या क्या, देखिए ये कैंसिल नहीं, ये से कैंसिल, एच नहीं कैंसिल होगा अब। ठीक, अब देखा जाए तो आपके पास फिर से जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, देखिए एम के स्क्वायर e टू द पावर 4 टू पाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को हम अलग से लिखते हैं, अपॉन में एच स्क्वायर और नीचे लिखते हैं एन स्क्वायर। हमने सबको अलग अलग फिर से किया। हमने लिखा एम के स्क्वायर e टू द पावर 4 पाई स्क्वायर 2 बचा था, पाई स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, इसको एक साथ लिखा, जेड स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर को अलग लिखा। अब देखो ये सब फिर से एक सारा का सारा कांस्टेंट है, ये सब फिर से सारा का सारा कांस्टेंट है। इन सारे कांस्टेंट का वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा 13.6। ठीक, कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आएगा। कोई मतलब ऐसे बनता नहीं है, हम लोग कैलकुलेट पहले से कर रखे हैं। फिर भी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए मैंने एनर्जी का यूनिट पर बदला है, मैंने एनर्जी को किस में रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर यही बात अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना होता है तो कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर आपको जूल में जाना होगा तो कैसे जाएंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, अरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जी मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में भाव पहुंच जाएंगे। ये समझ में आ गया, यानी आपके काइनेटिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चार्ज में लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है ना, तो उसमें जूल में जाने के लिए चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आया 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा हुआ है। अभी आप सब लोग रुकिए, आप सब लोग लिखने का हम समय देंगे। काइनेटिक एनर्जी भी हमने निकाला एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी बात करते हैं थोड़ा। अगर कोई भी दो बॉडी, दो चार्ज बॉडी जब नजदीक में होते हैं तो उन दोनों के बीच में लगने वाले जो एनर्जी होते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वह चार्ज बॉडी हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव भी हो, निगेटिव निगेटिव भी हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर कोई दो चार्ज बॉडी है तो उसके बीच में लगने वाले पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई दो मास है, सिंपल मास जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, उनके बीच में जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दोनों उस जगह पे भी है, कभी भी दो दो बॉडी, दो वस्तु आपस में नजदीक में रहती है, उन दोनों के बीच में लगने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल। आप समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो उसके पास पोटेंशियल स्थिर ऊर्जा होती है, कितनी mgh, यही आप समझते हैं ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वहीं सिर्फ होती है, कहीं भी हो सकती है। कोई भी दो बॉडी जब स्थिर रहेगा सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, उसको आर आप मान लेते हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी काम करेगा। चार्ज बॉडी होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अनचार्ज बॉडी होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही वैल्यू जो है आप लिखते हैं जी m1m2/r, अगर आपको याद होगा, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपको। या पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते हैं। यहाँ पर दो चार्ज बॉडी है, मानकर चलिए आपका एक एटम है, एटम में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव है आपका, है ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज बॉडी है, प्रोटॉन भी आपका चार्ज बॉडी है, न्यूक्लियस भी आपका चार्ज बॉडी है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लगेगा दोनों के बीच। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज बॉडी के बीच में कितना लगता है, तो लगता है सर के Q1 Q2 अपॉन आर, नो सर आर स्क्वायर लगेगा तो फोर्स हो जाएगा, आर स्क्वायर लिख देंगे तो फोर्स हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जिसको आपने स्थिर विद्युतीय बल कहा था वो बल हो जाएगा। यहाँ हमको ऊर्जा बताना है, हमें बल नहीं बताना। ठीक है, तो के Q1 Q2 बाई आर, जहां पर आपको जो चार्ज है वो साइन के साथ लिखना होता है, कि मान के चलिए दोनों पॉजिटिव है कि दोनों निगेटिव है, कि एगो पॉजिटिव है कि एगो निगेटिव है, आपको साइन के साथ लिखना है, मतलब चिन्ह के। हाँ
हाँ ये तो फिक्स है, लेकिन न्यूक्लियस में चार्ज बदलेगा ना नंबर ऑफ प्रोटॉन के अकॉर्डिंग। अगर प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में 1 है तो 1 प्रोटॉन के बराबर न्यूक्लियस में चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या 5 हो गई तो 5 प्रोटॉन के बराबर चार्ज बढ़ गया ना। इसका मतलब एक क्यू का वैल्यू तो बदलता रहेगा बराबर। डिस्टेंस अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट में नाप रहे हैं तो आर अलग होगा, सेकेंड ऑर्बिट में नाप रहे हैं तो आर अलग होगा। तो बदलेगा, बार बार चेंज होगा, एक जैसा नहीं रहेगा। हाँ किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में आप एक बार जो निकालेंगे वही रहेगा हमेशा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर रखते हैं के। Q1 अगर हमने न्यूक्लियस के चार्ज को मान, न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, पहले दिन आए हो तुम लोग हैं। न्यूक्लियस में होता है Z इंटू ई। न्यूक्लियस में चार्ज होता है Z इंटू ई, मतलब एटॉमिक नंबर गुने चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का एक प्रोटॉन का चार्ज को हमने ई लिख रखा है, और जितना नंबर में उतना से गुना कर देंगे। Z इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना ई, बट्टे में आर, आर को आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जरा देखा जाए कि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चार्ज को साइन के साथ लिखना है। तो जेड ई प्रोटॉन के चार्ज या न्यूक्लियस के चार्ज को हम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है उसमें तो कुछ लिखना नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव तो लिखना पड़ेगा ना। यानी ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर इन सब का वैल्यू डालिए तो क्या आता है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर माइनस। अब जरा यहाँ पर आर का वैल्यू रखिए, फिर से आर के वैल्यू कर, के तो कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है, ई भी कांस्टेंट है, आर का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो हम रखते हैं एक बार माइनस में के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू कितना था, देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई, तो बाई को ऊपर ले जाए, बाई 4 एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब जरा देखा जाए यहाँ पर, इसके पीछे वाले पर चलते हैं, इसके पीछे वाले पर देखिए, यहाँ पर जो आपने वैल्यू रखा है ये रखा है, देखिए के स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे में एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जरा देखा जाओ यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 एम 4 पाई स्क्वायर, आया है कि नहीं आया, वही वैल्यू था। नीचे में एन स्क्वायर बाई एच स्क्वायर था। अब इस सबको हम एक साथ लिख देते हैं और एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को अलग कर देते हैं ताकि आपको दिखाई में आएगा। देखिए माइनस में के स्क्वायर, फिर था आपका क्या ई टू द पावर 4 हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, और कुछ बच गया, जेड को भी बाहर लिखेंगे। इसमें ऊपर में और कोई कांस्टेंट बच गया, कांस्टेंट में नहीं बच गया, बट्टे में एच स्क्वायर, और इनटू में अलग से लिखना है आपको जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब जरा देखा जाए यहाँ पर और वहां पर में एक चीज का अंतर है। यहाँ पर देखिए ये 2 था वैल्यू आपका, 4 नहीं था। ये वैल्यू कितना था, 2 था। ये 1/2 से 2 को काटे थे तो 4 ना, तो कितना बचा था, 2 ना बचा। देखिए एम के स्क्वायर टू द पावर 2 पाई स्क्वायर था ना, वहां 4 पाई स्क्वायर आया है। अभी देखिए अभी जो लिखा था कहाँ कितना आया है, 4 पाई स्क्वायर आया है। इन दोनों इक्वेशन को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर किसी इक्वेशन को सेम चीज से डिवाइड, सेम चीज से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर दिया, इसको इससे काट दिया तो कितना बचा, जो वहां बचा हुआ था। अब इतने का पूरे का वैल्यू हमको पता है पीछे वाले से, इतने पूरे का वैल्यू हमको पता है, कितना आता है, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन एक 2 बच गया यहाँ पर, यानी ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करना है। ई वैल्यू तो सर किसका था, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी से 2 गुना आया पोटेंशियल एनर्जी, 2 गुना आया पोटेंशियल एनर्जी मैग्नीट्यूड बाय। अभी माइनस को छोड़ दिया आप, माइनस को भी हम बताएंगे, अभी माइनस को छोड़ दिया तो वैल्यू 2 गुना आया ना आपको।
आया है 2 गुना। यही बात आपको वहां समझना था, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 गुना आया काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना था, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर भी यही वैल्यू आपका आया है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आया कितना सर, तो माइनस में 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए आप। पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्राप्त किया पता चला। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मान हमने लिखा, फार्मूला लिखा K1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो Q का वैल्यू था वो Ze था आपके किसके लिए, आपके प्रोटॉन के लिए, आपके न्यूक्लियस के लिए, प्लस में तो प्लस रखा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निगेटिव में होता है माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का ई चार्ज रखा, दोनों का रखा। आर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर, ये हमने मान रखा है। आर का वैल्यू रखा, यहाँ पर KZD स्क्वायर बाई आर आ गया हमारे पास। आर को हमने हटाया, जो पीछे फार्मूला पढ़ा उससे। आर को जब हटाया तो सारा डिवाइड करके, सारा मान रख के इतना वैल्यू आपके पास आ गया। अब हमको क्या प्राप्त करना था सर, तो सर हमारे पास तो हमको पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमको टोटल एनर्जी निकालना था। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस माइनस का 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब आया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कॉमन ले ले। इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया, बचा ना -2 कॉमन में। अगर 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनटू में आ गया आपका -1। टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया, टोटल एनर्जी आ गया, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरा देखा जाए एक बात और, काइनेटिक एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव में है, वो निगेटिव में, यानी टोटल एनर्जी इज, यहां पर फिर से एक बात आपको पता चला कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 गुना होता है। टोटल एनर्जी सेम वैल्यू, बस माइनस में हुआ करता है, ठीक है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के सेम वैल्यू लेकिन माइनस में हुआ करता है। तो ये दोनों तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितने बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हाँ 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव में अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना है आपको तो कितना होता है, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी आपको लिखना है तो माइनस में काइनेटिक एनर्जी। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, इसी सब से आपका क्वेश्चन आपको फंसाएगा। कभी कभी तो क्वेश्चन में ऐसा भी करेगा कि डायरेक्टली लिख देगा काइनेटिक एनर्जी इतना है, टोटल एनर्जी कितना होता है, तो बिना कलम उठाए काइनेटिक एनर्जी दिया, टोटल एनर्जी पूछ रहा, निगेटिव में जो उतना वैल्यू होगा उसको टिक कर दे, है ना। कई बार पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ दिया होगा, पॉजिटिव में उसको हाफ कर देंगे, पॉजिटिव में उसको हाफ कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है ना काइनेटिक एनर्जी आपका, पॉजिटिव में, तो हाफ कर देंगे आप उसको, ठीक है। कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, 2 टाइम्स करके निगेटिव कर देंगे। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास एनर्जी का फार्मूला क्या आया, तो सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आया 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया माइनस में 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर।
जबकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया माइनस में 13.6 Z²/n²। ये सारे वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, खाली ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको जूल में दिया रहे तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहे जूल में आंसर पूछे तो उसको मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोई दिक्कत नहीं। ये एनर्जी आपको निकालना था। अब हम पेज पीछे करते हैं, आप सब लोग यहाँ से नोट कीजिए। अब अगर मान के चलो हमको किसी दो सेल के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा, सेम एटम के लिए। मैंने क्या कहा, किसी भी दो सेल के या दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए कहा जाएगा सेम एटम में। या फिर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में जाना है, अभी जिस ऑर्बिट में उसे दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो कितना एनर्जी उसको चाहिए जाने के लिए, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इमिट करेगा। तो अगर दूसरे से हायर से लोअर में आना चाह रहा है तो कितना एनर्जी उसको इमिट करना पड़ेगा, और अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो कितना एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू अब निकालना है तो जरा इसको सिखाते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है किसी E1 में, हम मान लिया इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस में 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी है उसके पास। अगर अब वो, अब एक मिनट यहाँ पर एक चीज चेंज कर दीजिए, क्या चेंज कर दीजिए, n का वैल्यू इज n1²। पहला एनर्जी निकाल लें तो पहला n में निकाल लें। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को 2 में जाना है, n=2 में, या n=3 में जाना है, या n=4 में जाना है, तो हम एनर्जी लिखते हैं। अगर ये n=1 से 3 में जा रहा है तब तो हम E3 लिखते हैं, माइनस में 13.6 Z² में कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम एटम के लिए काम कर रहे हैं। तो किसमें बदलाव आएगा, सिर्फ और सिर्फ n3² यहाँ हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस लिखें डेल्टा E, तो E3 माइनस E1 लिखना पड़ेगा। हम E3 माइनस E1 लिखे तो E3 कितना है, माइनस में 13.6 Z²/n3²। अब इसका अगर माइनस लिखे, और माइनस इसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ है, अभी करेंगे 13.6 Z²/n1²। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग सब लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। अब इसमें से क्या करें, कॉमन ले ले, तो देखिए माइनस में 13.6 Z² कॉमन आ जाएगा, n1 अलग है n3 अलग है, इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। इसको अगर कॉमन ले ले तो माइनस में 13.6 Z² को मैंने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 1/n3² माइनस इधर क्या बच गया 1/n1²। हमने माइनस 13.6 को कॉमन ले रखा है, हमने माइनस 13.6 को कॉमन ले रखा है, इसीलिए बीच में माइनस अभी भी रहेगा, रहेगा ना। यानी अगर एनर्जी डिफरेंस आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब वो तो होना ही है। माइनस पे कॉमन लिया है ना, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, जो आना चाहिए था अपना, ये आ गया। ये कब, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, तब एनर्जी डिफरेंस हमको अगर निकालना है, एनर्जी डिफरेंस इस फार्मूला से निकालेंगे, माइनस में 13.6 Z² ब्रैकेट में 1/n हायर स्क्वायर माइनस n लोअर स्क्वायर, n3 हायर था n1 लोअर था, है ना। ये n3 के जगह आपको हर बार n3 n1 नहीं लिखा रहेगा, आपको लोअर वाले को 1 मानता है, हायर वाले जो भी रहे ऑर्बिट का संख्या उससे मतलब उसको 2 मानेगा वो, तो लिखा रहेगा n2² माइनस 1/n1²। बार बार तो 2 मतलब ऑर्बिट का संख्या 2 नहीं है, 2 मतलब सेकेंड जहां जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, उसकी बात वो कर रहा है। या आप ज्यादा इजी समझना चाहते हो तो लिख लीजिए हायर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर, कहानी खत्म हो जाएगी। यानी डेल्टा E बराबर माइनस में 13.6 Z² 1/n 2² माइनस 1/n 1²। या इसी को डेल्टा E बराबर आप लिख सकते हैं माइनस में 13.6 Z² 1/n, h मतलब हायर, ठीक है, n हायर स्क्वायर माइनस n लोअर स्क्वायर।
एन लोअर स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला है किसी एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में, या कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा रहा है उसके लिए। ठीक, फिर इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। इसी बात को अब एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हम सब लोगों का एगो समस्या है। क्या समस्या है? कि बुद्धि थोड़ा कमजोर है। कमजोर इसीलिए है क्योंकि हम लोगों को जैसे किसी फार्मूला में माइनस लगा देता है तो हम लोगों को लगने लगता है भारी, इधर माइनस तो याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग ये चाहते रहते हैं कि फार्मूला में से माइनस को भगा दें। तो मान के चलिए इस पूरे फार्मूला को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे 1 से, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस चला जाएगा, और ई देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब अपोजिट पलट जाएगा, पलट जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? अगर या फिर इसमें से अगर आप क्या कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, या यहीं पर आप ये काम किए रहते, इसको प्लस कर दिए रहते, ये माइनस में था तो कैसे लिखते? इसमें से इसको माइनस करते, तो पहले कौन आता? ये आता, बाद में कौन आता? ये आता। इसका नाम क्या रखा मैंने? n1। इसका नाम क्या रखा? n3, यानी उलट कर आता। n3 का ही नाम मैंने क्या रखा है? n2। n1 का नाम n1 रखा है। n3 का नाम मैंने क्या रखा है? हायर। n1 का नाम क्या रखा? लोअर। यानी अभी हायर माइनस जो लोअर आपको दिख रहा है, अगर यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते तो लोअर माइनस हायर दिखता, तो वहां नहीं कहते, यहाँ कर लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला में कई बार मिलेगा प्लस में क्या? 13.6 जेड स्क्वायर। अगर ये प्लस में लिखा हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। और इस फार्मूला को अब आपको याद करके रखना है गांठ बांध के, एनर्जी डिफरेंस के लिए। एनर्जी डिफरेंस के लिए आपको याद रखना है माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। यूनिट क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी बात को अगर हम जूल में लिखना चाहेंगे तो, अगर इसी बात को हम जूल में लिखना पड़ेंगे, अब माइनस क्यों भाई? माइनस का खेला हमने खत्म कर दिया है ना। 2.18 प्लस में इंटू 10⁻⁻18, और इधर लिखेंगे 1/n लोअर स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्क्वायर। किसमें? जूल। जूल में लिखेंगे, जूल पर एटम में लिखेंगे, एक एटम का निकालें, जूल पर एटम में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो तुम सब लोग घबरा दिया, हमको भी नहीं बोला, तुम भी ध्यान नहीं दिया, जेड स्क्वायर छोड़ दिया। अरे जेड स्क्वायर था ना ऊपर में, जेड स्क्वायर छोड़ दिया जी? हाँ, जेड स्क्वायर छोड़वा दिया तुम लोग। जेड स्क्वायर छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एटम बदलेगा, एनर्जी डिफरेंस बदलेगा ना। जेड का वैल्यू अगर सेम सेम रखें तो गड़बड़ जाएगा। बात है, हमको पूछा हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, पूछा लिथियम के लिए तो जेड का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, इसे जेड तो रहना जरूरी है। ठीक, कोई दिक्कत? आपके पास अभी तक लास्टली 4 फार्मूला आए हैं, एक रेडियस का, एक वेलोसिटी का, एक एनर्जी का, एक एनर्जी डिफरेंस का। यही 4 का फार्मूला आया है। अब आपके बुक में मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन एनर्जी या एनर्जी डिफरेंस पर है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपके एनर्जी या एनर्जी डिफरेंस पर है। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा था प्लैंक्स वाला, तो उसमें आपका एनर्जी का निकालना, जिसमें आपने एच न्यू लिखा था फार्मूला, फ्रीक्वेंसी निकालना, टाइम पीरियड निकालना, वेवलेंथ निकालना, ये सब आपने पहले से सीख रखा है। तो यानी आपके इस बुक का आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको अब बन जाएगा, क्योंकि अब ये बोहर के मॉडल में हम लोग अंत की ओर जा रहे हैं। बोहर का मॉडल अब खत्म है, बोहर का मॉडल में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। हाँ, बोहर का मॉडल खत्म, मतलब मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है आपका खत्म हो रहा है। देखिए बहुत सारा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एंड इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 13.33 इंटू 10⁻⁻25 जूल, तो कैलकुलेट द वेव लेंथ, ये आप निकाल लेंगे। कह रहा है द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम इज, व्हाट इज द एनर्जी एट फिफ्थ ऑर्बिट। कह रहा है फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दे रखा है, फिफ्थ ऑर्बिट का आपको एनर्जी बताना है। कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोथ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिफ्थ ऑर्बिट का हमको रेडियस निकाल के दिखाइए। कह रहा है उसके बाद
व्हाट इज द एनर्जी इन जूल, जूल में कितना एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से कहाँ जाना है आपको, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी टू फिफ्थ ऑर्बिट में ले जाना है, उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लें कितना एनर्जी चाहिए, एन हायर की जगह 5 और एन लोअर की जगह का है